हाय दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं डॉक्टर सचिदानंद पुलेकर। आपके लिए लाया हूं हिंदू कायदे, द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह घटपोष नियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकारी का पात्र धारक टालने के लिए अधिनियम 1928, हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियम 1956, हिंदू अज्ञान व पालकत्व अधिनियम 1956, हिंदू मालमत्ता विल्लेहाट के अधिनियम 1916 और कुछ बातें। चलो हम इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुनिया का धर्म हिंदुस्तान की हिंदू लॉ के बारे में बातें करेंगे, तो अच्छे बातों के साथ में शॉर्ट में हिंदी में समझेंगे। आपका दोस्त डॉक्टर सचिदानंद पुलेकर। तो दोस्तों, धीरे से चाय लेकर हमें सुनना है वो बातें जहाँ सहजता से हर बातों की बातें आना चाहिए। तो वो बातें बहुत सहज है और सुनने में मज़ा आती है। तो मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा इतने साल का अनुभव शिक्षण क्षेत्र का आपके काम में आएगा। एक संस्थापक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लॉ कॉलेज भंडारा और नागपुर। तो हिंदी मैरिज एक्ट 1955, तो आपका स्वागत है दोस्तों। बात करेंगे हिंदू लॉ के अंदर मैरिज एक्ट 1955 एक्ट, यानी यहाँ हम कंप्लीटली 30 सेक्शन है और उनको आसानी से समझेंगे और याद कर लेंगे। आप लोग इसको सुन के देखें और एंजॉय करें, और कोई इम्पोर्टेंट सेक्शन आपसे मत सुनना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसमें हमने बताया उसमें 30 सेक्शन है। इसको मेंथली 6 पार्ट में डिवाइडेशन किया जाता है। पहला प्रीलिमिनरी मेन सेक्शन, जो जनरल सेक्शन होते हैं 1 से 4 तक के हैं। दूसरा पार्ट है हिंदू मैरिज सेक्शन 5 से 8 होते हैं, जिसे कंडीशन ऑफ मैरिज, रजिस्ट्रेशन के बारे में, सेरेमनी के बारे में बात करते हैं। थर्ड फैक्ट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल वाइफ एंड जुडिशियल सेपरेशन 9 और 10 सेक्शन। फिर बात करते हैं पार्ट 4 निलिटिव ऑफ मैरिज एंड डाइवर्स सेक्शन 11 और 18, और डाइवर्स है इसमें 11 to 18। फिर बात करते हैं 5 जुरिडिक्शन एंड प्रोसीडर सेक्शन 19 एंड 28। कभी अपन कोई फाइल करते हैं, जुरिडिक्शन कैसा रहेगा और प्रोड्यूस कैसा रहेगा, उसमें वो बताए थे अपन। और लास्ट पार्ट है पार्ट 6 सेविंग एंड रिपील्स सेक्शन 29 और 30 में आता है। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 1 प्रीलिमिनरी से। प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 to 4। तो चलो शुरू करते हैं। शॉर्ट टाइटल ऑफ एक्सटेंट सेक्शन 1। इस तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये एक्ट कहाँ तक अप्लीकेबल है? टू एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये इंडिया में एप्लीकेबल है। 30 अक्टूबर 1919 से जम्मू कश्मीर में भी ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो अभी चलते हैं सेक्शन 2। ये किस पर एप्लीकेबल होता है और किस पर नहीं, ये देखते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट देखना है। ये अप्लाई होता है सबसे पहले जो हिंदू है बाय रिलीजन। दूसरा पॉइंट है जो बुद्ध है,
सिख और जैन हैं उन पर भी एक्ट होता है ये। और थर्ड पॉइंट है जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी नहीं है उन पर एक्ट नहीं अप्लीकेबल नहीं होता। हिंदू लॉ पर किस पर होता है और किस पर नहीं होता है, ये फॉर्म में डिटेल जानने के लिए हमने ऑलरेडी आपको बताया हूँ। आपको कभी भी लगा तो हम आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू। अभी चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ में, 3 की तरफ। दो बात करता है डेफिनेशन के। हमने यहाँ पर कुछ वर्ड दिखा कर रखे हैं। कस्टम ऑफ सच, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोर्ट, फुल ब्लड, उटेरियन ब्लड, प्रेस्टिज काइप, द स्पाइंडा रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ हाइबिटेड रिलेशनशिप। चलते अगले सेक्शन की तरफ जो बताता है प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 4 ओवर राइटिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट। तो दोस्तों इसमें बता गया है अपने को कि ए में एनी कस्टम आर यूशिंग एज अ पार्ट ऑफ दैट लॉ इन फोर्स ऑफ इमीडिएटली बिफोर द कमेंटेड ऑफ द एक्ट शैल केसेस हैव इफेक्ट। तो दोस्तों इस एक्ट से पहले जितने भी कस्टम और यूजेस थे जो हिंदू लॉ के रिलेटेड थे, वो अपना इफेक्ट जो है वो सीज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और उसका कोई इस लॉ को वायलेट करेगा, जितना भी इफेक्ट उसको लाभ का इसके लास्ट के साथ में होगा उतना ही लॉ सीजल हो जाएगा। तो देखिए इंग्लिश में बी, एनी अदर लॉ इन फोर्स ऑफ इमीडिएटली बिफोर द कमन सेंटेंस ऑफ द एक्ट शैल केसेस to have a effect in so far it is inconsistent with any of the provisions contained in this act। तो दोस्तों यानी कि अगर किस अदर लॉ के सेक्शन में इस कंसिस्टेंसी रखते हैं तो उतने ही सेक्शन वो सील किए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। अगली चलते अगले पार्ट की तरफ में, तो हिंदू मैरिज की तरफ में सेक्शन 5 और 8 के बीच में कवर होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। हम सेक्शन 5 की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज, तो वैलिड करने के लिए कौन सी कंडीशन अपने को फुलफिल होनी चाहिए। ये पांचों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती तो हिंदू मैरिज वो नहीं वैलिड नहीं होती। तो 5 कंडीशन बताइए कि दोनों पार्टी जो हस्बैंड और वाइफ मोनोगामी होना चाहिए, पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अगर वो पहले से शादीशुदा है तो डाइवोर्स होना चाहिए। शादी के टाइम पर वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो ये शादी वैलिड शादी नहीं मानी जाएंगी। दूसरा पॉइंट है कॉम्पिटेंट ऑफ मैरिज, दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, दोनों ही फ्री कंसेंट और वैलिड कंसेंट देने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए और कोई पार्टी इनसे नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, उनकी जो एज है वो 21 का चाहिए और जो फीमेल है वो 18 चाहिए, 18 होनी चाहिए। इससे अगर कम हो तो वो शादी नहीं होगी, वैलिड नहीं होगी। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो शादी जो है करने वाले वो शादी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं आना चाहिए। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डेफिनेशन सेक्शन 3 में बताइए है। इन रिलेशन में शादी होती है तो शादी प्रोहिबिटेड रिलेशन में आएगी। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो पार्टीज आर उनके बीच में शैम्पियन रिलेशन नहीं होना चाहिए। शैम्पियनडा तो हम सेक्शन 3 में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सेक्शन 5 कंडीशन फॉर द हिंदू मैरिज, तो पहला है द नाइदर पार्टी हैज़ पोस्ट लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, उसका मैं बताया आपको हिंदी में। सेकंड द कंपोनेंट ऑफ द मैरिज। थर्ड द ब्राइड रूम हैज़ completed to the age of the 21 year 20 and the bride age of the 18 year। the चौथा पॉइंट, द पार्टीज आर नॉट विदिन the parties are not within the degrees of habitated relationship। and पांचवा, the parties are not spending of each other
तो इसका स्प्लेंडा का भी अर्थ आपको हम बताए हैं इन वर्ड को, तो सेक्शन 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ में। हिंदू मैरिज सेक्शन 58, गार्डियनशिप इन मैरिज। गार्डियनशिप किसके हाथ में जाएगी? जो सेक्शन में रिपील किया जाएगा चाइल्ड मैरिज का रिपील किया जाएगा, तो 1978, तो ये कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये समझता है। एक सेक्शन 7, सेरेमनीज फॉर द हिंदू मैरिज, सेक्शन 5 to 8, क्या क्या सेरेमनीज है, कुछ समारोह होते हैं उनके बारे में बताया है। तो दोस्तों इस सेक्शन में बताया है कि हिंदू मैरिज में सेरेमनाइज करने के लिए, कि संपन्न करने के लिए ये सेरेमनीज होने बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट दिया है जो कस्टमरी राइट है, जो संस्कार रहते हुए तो होना ज़रूरी है। और दूसरी इसमें बता देते हैं सातपदी, सेवन स्टेप ऑफ द ब्रिड एंड ब्राइड जॉइंटली बिफोर द स्केट फायर। पवित्र अग्नि के 7 फेरे अपने को लेना पड़ेगा, तो हिंदू विवाह मैरिज एक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, संपन्न नहीं होगा। चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ में, 8 की तरफ। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, तो क्या प्रोसीजर है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसके अंदर में जो बताया है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी रील बना सकती है हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसी सेक्शन के साथ में हमारे 2 पार्ट क्लियर हो गए हैं। चलते 3rd पार्ट की तरफ में, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट एंड द जुरिडिकल सेपरेशन 9 और 10 के बाद। सेक्शन 9 रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कोर्ट में जो लगाया जाता है 9 लगाया जाता है और 10 और 13 लगाए जाते हैं। तो क्या क्या करते हैं, जब पति और पत्नी दोनों में से कोई एक अपने आप को सोसाइटी से विड्रॉल कर लेता है, वो पति का या पत्नी का अपना घर छोड़ के चला जाता है, या फिर वो फिजिकल रिलेशन में नहीं रहते, कहते कि अपने आप को सोसाइटी से विड्रॉल कर लेते हैं। जो व्यक्ति घर छोड़ के जाया है उसके अलावा पत्नी गया है तो पति, पत्नी गई है तो पत्नी, कोर्ट में पिटीशन लगाते हैं सेक्शन 9 की, इस व्यक्ति को घर पर वापस भेजा जाए। सेक्शन 9 को हम सीधे तौर पर समझे तो अपने पति और पत्नी को जो घर के छोड़ कर चला गया उसको वापस बुलाने का लीगल तरीका है। आई होप आपको 9 सेक्शन, चलो अभी सेक्शन 10 के तहत लेते हैं। जुडिशल सेपरेशन, जुडिशल सेपरेशन में बताया गया है पति या पत्नी दोनों में से कोई भी व्यक्ति सेक्शन 13 में ग्राउंड पर जाते हैं तो उस ग्राउंड के बिहाफ पर कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं जुडिशल सेपरेशन के लिए। यह आमतौर पर डाइवोर्स के अलग होता है, पर लीगली आप दोनों और साथ में नहीं रह सकते। साथ में नहीं रहने का फिजिकल रिलेशन आप नहीं बना सकते। तो आप सोच रहे होंगे जुडिशल सेपरेशन और डाइवर्सन में क्या अंतर होता है, तो आप चाहे जुडिशल सेपरेशन और डाइवर हम अंतर बताएं तो आप ये तो सेपरेट, हम इस पर हम सेपरेट आप पर लेक्चर कर देंगे, तो हम आपको इसका डिफरेंस बताएंगे ताकि आप लोगों का डाउट निकल क्लियर हो जाए। तो दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट 3 पार्ट होते हैं। चौथे पार्ट की तरफ नलिटी ऑफ द मैरिज 11 to 18 तक होता है, शुरू करते 11 तक से। वाइड मैरिज, अगर कोई भी शादी जो सेक्शन 5 में कंडीशन बताई गई है उसमें से 5 क्लास 1 4th एंड 5th एंड सेक्शन 5, तो हिंदू मैरिज एक्ट पर तो वो शादी वाइड माइनिंग नहीं मानी जाएंगी, वो वैलिड नहीं मानी जाएंगी। और दोस्तों इस सेक्शन में एक बात खास ध्यान देखना है, इस सेक्शन में उन शादी का मैरिज पर अप्लाई होगा जो इस एक्ट के बाद में सेरेमनाइज हुई है, संपन्न हुई है। 1955 के बाद में जो संपन्न हुई है तो इस शादी पर एक्ट होगा, ये सेक्शन अप्लाइड होगा, उसके पहले वाले पर नहीं। अब बात करते हैं सेक्शन 12 की, वैलिडेबल मैरिज। दोनों पार्टीज हस्बैंड और वाइफ कोई भी एक तो शादी को कंटिन्यू कर सकता है और उसको वाइड करवा सकता है। वाइडेबल शादी, जैसे शादी के पहले जो पत्नी है, जो उसकी शादी होने वाली है, अगर वो किसी और से प्रेग्नेंट हो जाती है उसके अलावा, जिसकी शादी के अलावा, तो व्यक्ति है जो हस्बैंड बनने वाला है वो चाहे तो इस ग्राउंड पर शादी को वाइड कर सकता है, चाहे तो वैलिड भी कर सकता है। हम शादी को बोलेंगे वाइडेबल मैरिज। अब चलते पर सेक्शन 13 की तरफ में, डाइवोर्स। सेक्शन 13 में कुछ ग्राउंड देकर रखा है
उन ग्राउंड के बिहार पर, जैसे 10 में पढ़ा था वैसे ही उन ग्राउंड के बिहार पर कोई भी एक पर्सन, हस्बैंड या वाइफ, चाहे वो डाइवोर्स की केस पिटअप कर सकता है। तो सेक्शन 16 जो सबसे ज़्यादा 9, 10 और 13 बहुत यूज ज़्यादा होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, मैट्रिमोनियल जो केसेस होती है, तो सेक्शन 13, सेक्शन बी और 9 और 10। चलो 13 एक के तरफ चलते हैं। अल्टरनेट द रिलीफ ऑफ द डाइवर प्रोसीडिंग। कोर्ट चाहे तो इन प्रोसीडिंग की तरफ अल्टरनेटिव रिलीफ ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द सेक्शन 13 बी, म्यूचुअल डाइवर्स, दोनों पार्टी हस्बैंड और वाइफ दोनों भी राजी है तलाक लेने के लिए, तो इन दोनों के कंसेंट से, दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से डाइवर्स होता है, उसको हम कहते हैं सेक्शन 13 बी, म्यूचुअल डाइवर्स। सेक्शन 14 की हम बातें करें तो नो पिटिशन ऑफ द डाइवर्स ऑफ द पेशेंट विद इन द 1 ईयर ऑफ द मैरिज। तो कोई भी प्रोसीजर है वो डाइवर्स की 1 साल के अंदर में नहीं डाली जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो वो पिटिशन जो है वो डिस्पोज की जाएंगी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, या कोई स्पेशल केस होता है परमिशन लेता है तो उस केसेस में जो पिटिशन है 1 साल के अंदर कोर्ट में डाली जा सकती है, अदरवाइज कोई पिटिशन डाइवर पिटिशन नहीं डाल सकती। तो चलते सेक्शन 15 के तरफ में। डाइवर्स पर्सन व्हेन मेनी मैरी अगेन, पति हो पत्नी हो शादी दोबारा कब कर सकते हैं, इसमें बताया गया है जब उनका डाइवर्स कंप्लीट हो जाएगा और डाइवर्स का ऑर्डर आ जाएगा, उस ऑर्डर के खिलाफ कोई भी दोनों में से पार्टी अपील नहीं करेंगी। अगर अपील करती है, उस अपील का ऑर्डर जो आ जाएगा उस ऑर्डर के बाद वो दोबारा शादी कर सकते हैं। यानी दोस्तों, किसी ने डाइवर की पिटीशन लगाई है, वो पिटीशन पर ऑर्डर आ गया, तो दोनों में से कोई भी व्यक्ति अपील में नहीं जाता तो ऑर्डर फाइनल ऑर्डर होगा। इस ऑर्डर को आप दोबारा ये नहीं कर सकते। तो दोनों भी, एक आदमी अपील में जाता है तो अपील की जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर फाइनल ऑर्डर माना जाएगा। उस ऑर्डर के बाद में जब वो ऑर्डर आएगा तब दोबारा शादी आप कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अल्टर सेक्शन में 16 की तरफ में। लेजिस्टिमेटी ऑफ द चाइल्ड ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिज। अगर कोई बच्चा होता है तो उसकी लेजिस्टिमेटी, वो बच्चा वैलिड या वैध है या अवैध नहीं है, ये 16 बताता है। अगर बच्चा वाइड मैरिज से हो या वेडिबल मैरिज से हो तो वो वैलिड ही माना जाएगा, उसके राइट जो है वो वैलिड ही माने जाएंगे। अब चलते हैं सेक्शन 17 की तरफ। पनिशमेंट ऑफ बिगमेइन। कोई भी व्यक्ति, पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के कमेंट होने के बाद में, सेटिंग फोर्स के बाद में अगर दूसरी शादी करता है तो उसकी पनिशमेंट आईपीसी सेक्शन की 495 के दी जाएगी, और वो व्यक्ति 494 पनिशेबल होगा। तो सेक्शन 18 पनिशमेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ द कंटेंट अदर द कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज। तो सेक्शन 18 में बताया गया है अगर कोई भी व्यक्ति अदर कंडीशन रखी गई है तो हिंदी कंडीशन में उस मंदिर को वैलिडेबल करता है तो भी वो पनिशेबल होगा। अब बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में 5वां पार्ट, जो जुरिडिक्शन एंड द प्रोसीजर, सेक्शन 19 से 28 तक के। तो बात करते हैं दोस्तों 19 की। कोर्ट टू विच भी द पिटिशन शैल बी प्रेजेंटेड। तो दोस्तों, जहाँ शादी हुई हो और शादी संपन्न हुई हो, जहाँ से पिटिशन बिलोंग करता है, जहाँ से रिस्पोंडेंट बिलोंग करता हो, दोनों पार्टीज हस्बैंड और वाइफ लास्ट में साथ में रहे हो, इन जगहों में से कोई भी एक जगह पर जो पिटिशन है, चाहे सेक्शन 9 की हो, 10 की हो, 11 की हो, 12 की हो, 13 की हो, हिंदू मैरिज एक्ट की, वो फाइल की जा सकती है। अब सेक्शन 20 की कंटेंशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द पिटिशन। तो इस सेक्शन में बताया गया है जो कंटेंट होगा वो ट्रू होगा, फैक्ट के बेस में होगा और परमिटेबल होना चाहिए कोर्ट के द्वारा। चलते हैं 21 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 598। इस एक्ट के जो सब्जेक्ट है वो रेगुलेट किए जाएंगे सीपीसी, सिविल प्रोसीजर के सेक्शन 21 के ए पावर टू ट्रांसफ़र पिटिशन इन सर्टन केसेस। तो कोर्ट के पास में ट्रांसफ़र करने की पावर है। 21 बी
स्पेशल प्रोविजन द रिलेशनशिप द ट्रायल ऑफ डिस्पोजल पेंशन अंडर द एक्ट। जस्टिस के लिए, न्याय के लिए जहाँ तक अप्लीकेबल होगा कोई भी पिटिशन, वो ट्रायल की जाएंगी, कंक्लूड की जाएंगी। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ में। टेक्सटल 21C डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रोक नहीं लिया जा सकता है, कि प्रॉपर स्टैम्प और रजिस्टर होना चाहिए। अभी टेक्सटल 22 प्रोसीडिंग टू द कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिक सेड 1928 जुरिडिक्शन एंड प्रोसीडर। अगर वो ये कोई पब्लिक नहीं कर सकते अपन, या ना प्रिंटिंग कर हो सकती है, और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। 23 सेक्शन डिस्क्रीजिंग इन प्रोसीडिंग, जिसने भी प्रोसीडिंग है, जितनी भी पिटीशन लाया गई है, कोर्ट का काम है, उन प्रोसीडिंग में कोर्ट का काम है अपनी डिग्री देगी। 23A रिलीफ इन द डिस्पोंडेंट इन डाइवर्स एंड अदर प्रोसीडिंग, ही कोई एडिल्टिका की ऑक्रोटी का ग्राउंड लगाते हैं। इसमें बताया गया है कि रिस्पॉन्डिबल अपने आप पर डिपेंड करने के काउंटर क्लेम भी कर सकता है, तो वो चाहे तो वो साथ में रिलीफ की भी मांग कर सकता है। तो सेक्शन 24 मेंटेनेंस पेंडेंटेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, कोई भी व्यक्ति अगर हस्बैंड हो या वाइफ पिटीशन फाइल करता है और वो पिटीशनर है और उनकी इनकम नहीं है पिटीशन फाइल करने की, तो उनके पास में प्रॉपर इनकम नहीं है, ऐसे केस में एक्सपेंसेस झेलने के लिए उनको पिटीशन में अपील कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं कि रिस्पॉन्डेंट है वो पे करेगा, वो सारी ये करेगा। ये बता गया है सेक्शन 24 में। अब 25 की करते बात, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। अगर किसी कोर्ट के सामने ऐसी पिटीशन आती है हिंदू एक्ट के संबंधित, तो इस एक्ट के संबंधित कोर्ट डिग्री पास करते समय पिटीशन के लिए जो हस्बैंड है या वाइफ है, उसके लिए वो रिस्पोंडेंट को ऑर्डर करते हैं कि पिटीशन को मेंटेनेंस या परमानेंट एलिमनी दे। 26 कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, अगर जब को सपोज आप निगेटिव माइंड में डाला, अगर वो वाइड माइंड में वैलिड डेवलपमेंट में हो और डिविजन सेपरेशन में हो या डाइवर्सन में हो, उस सिचुएशन में कस्टडी है बच्चे की या बच्चों की, तो इसके बाद में जाएगी लिया कोर्ट में जरा लिया जाएगा। सेक्शन 27 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ पर बात आती है कोई जॉइंट प्रॉपर्टी रखेगा हस्बैंड एंड वाइफ में, जॉइंट है प्रॉपर्टी, तो जो डाइवर्स हो रहा है दोनों में, तो उस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल भी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा किया जाएगा इस सेक्शन में। तो सेक्शन 28 अपील फ्रॉम द डिक्रीज ऑन ऑर्डर, जब कोई ऑर्डर आता है, डिग्री आती है, चाहे वो पिटिशनर के फेवर में है कि रिस्पॉन्डेंट के फेवर में है, उस ऑर्डर और डिग्री की दोनों में से कोई भी पिटिशनर या रिस्पॉन्डेंट अगर डिग्री आई है वो अपील कर सकता है। ये सेक्शन है 20 में। पार्ट हमारे कंप्लीट है, चलते हैं 7वें पार्ट की तरफ में। सेविंग एंड रिपील्स, सेविंग एंड रिपील्स सेक्शन 29 एंड 30। सेक्शन 29 सेविंग तो रिपील हो चुका है, सेक्शन 17 रिपील हो चुका है, अब पढ़ने के लिए बचा नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। तो चलो ये हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के 30 हम फटाफट से इस एक्ट के क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टाइटल एंड स्टेन। सेक्शन 1 सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, जो किस पर एक्ट होता है, जो हिंदू है उस पर होता है। सेक्शन 3 में डेफिनेशन। सेक्शन 5 कंडीशन फॉर द हिंदू मैरिज, 5 कंडीशन की बातें की, उनकी एज है, ये है, वो 21 होना चाहिए और उतना 18 होना चाहिए, पति पत्नी दोनों में से पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए, कंप्लेंट होना चाहिए, प्रोहिबिशन रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद बात करते हैं सेक्शन रजिस्ट्री सेक्शन द कंज्यूमर राइट, सोसाइटी से विड्रा कर लेता है उसको लीगली वापस बुलाने के लिए सेक्शन 9 का किया जाता है। तो जुडिशियल सेपरेशन 10वां, कोर्ट की मदद से अपने आप को अलग कर लेना, तो डाइवर्स नहीं है, ध्यान रखना। सेक्शन 10 जो है डाइवर्स नहीं है, डाइवर्स से कुछ अलग है, इसमें भले भी एक दूसरे से अलग हो जाए तो भी आप हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे,
तो सेक्शन 11 की वाइड मैरिज, वाइडेबल मैरिज, सेक्शन 13 डाइवोर्स, सबसे 30 सेक्शन 30 डाइवोर्स है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में तो हमने आपको डिटेल बताया है। सेक्शन 13B म्यूचुअल कंट्रीज में जो डाइवर्सन होते हैं, 24 मेंटेनेंस प्रेटेनेंस मैचमेंस एंड प्रोसीडिंग, जो भी पिटिशनर जो चाहे उसमें ले सकते हैं। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन तो हिंदू मैरिज एक्ट के, हिंदू मैरिज एक्ट में हमने आपको बताया है। और इसी में अगर आपको कुछ लगता है अलग से आपको चाहिए तो इसमें अपन करेंगे। तो जैसे हमने कहा कि कंडीशन क्या है, ये है, तो आपको समझ गए होंगे दोस्तों। इस तरह से हम आपको हिंदू मैरिज एक्ट बता दिया है और वो आप ग्रंथ करें। चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट तैयारी के साथ में। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर, संस्थापक और सब बातों के साथ में आपका साथी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लॉ कॉलेज भंडारा, डॉक्टर BRA लॉ कॉलेज नागपुर। जरूर आइएगा, एक बार विजिट करिएगा। थैंक यू वेरी मच, आपका दोस्त।